आदाब नाजरीन, मैं हूं सादिक खान और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा चैनल सलाम नजीबाबाद। नजीबाबाद में दौराना इंटरनेशनल एकेडमी, जिसके एमडी शाहनवाज आलम और डायरेक्टर वसीम अहमद बख्श हैं, पिछले कई सालों से नजीबाबाद व आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। दौराना इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर वसीम अहमद बख्श ने बताया कि सन 2014 से एकेडमी में नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक की कक्षाएँ चल रही हैं। दौराना इंटरनेशनल एकेडमी में सीबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में छात्रों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एकेडमी के अंदर छात्र छात्राओं के लिए साफ स्वच्छ हवादार कमरे, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, छात्रों के ज्ञानवर्धन के लिए एक लाइब्रेरी एवं बच्चों को खेलने के लिए एक बड़ा प्लेग्राउंड मौजूद है। दौरान इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर वसीम अहमद बख्श ने सलाम नजीबाबाद की टीम को बताया कि उनके स्कूल में वेल क्वालिफाइड एवं ट्रेंड टीचर मौजूद हैं। इसके अलावा इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि छात्र छात्राओं के अभिभावकों की जेब पर अनावश्यक जोर न पड़े। इसी वजह से एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों की फीस को और स्कूलों की अपेक्षा कम रखा गया है। मैनेजर वसीम अहमद बख्श ने बताया कि वह 360 डेवलपमेंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनके स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का विकास हो। वह शिक्षा के अलावा खेलकूद, व्यायाम और अन्य कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करें। डायरेक्टर वसीम अहमद बख्श ने बताया कि उनकी द्वारा 10th क्लास के टॉपर बच्चों को परसेंटेज के आधार पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको बता दें कि दौराना इंटरनेशनल एकेडमी नजीबाबाद से हरिद्वार रोड पर लगभग 10 मिनट की दूरी पर स्थित है, जिसमें नजीबाबाद, सहारनपुर, मंडावली, भागोवाला, जटपुरा, मुस्सेपुर, लाहक, राहतपुर आदि जगह से सैकड़ों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए सलाम नजीबाबाद पर आफ्ताब आलम की है रिपोर्ट। Hello everyone, my name is Rahul Chauhan. I am an educator and I have passed my engineering in 2017 and after that I came into education sector and for that I have done my B.Ed in last years and currently I have passed CTET paper 1 and paper 2 both and I have joined Drone International Academy for students and for my well-wish. जी वसीम भाई बताइए, आपके स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली मेरा सर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो 360 डेवलपमेंट का है। 360 डेवलपमेंट में बच्चों को बुकिश नॉलेज के साथ साथ उनको अदर एक्टिविटी पे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनकी जो लर्निंग होनी चाहिए वो एक्टिविटी बेस पे लर्निंग होनी चाहिए। उनको स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, उनको इंडोर गेम भी होने चाहिए, स्पोर्ट्स में आउटडोर गेम भी होने चाहिए। अभी मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो नए बच्चे आते हैं बेसिकली हमारे पास, जो न्यू एडमिशन्स हैं नर्सरी वगैरह के लिए, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा छोटा सा एक एक्टिविटी बनाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें मेरी कॉस्ट कुछ नहीं लगती है, क्योंकि जब कॉस्ट लगती है तो आदमी रिकवर करने की भी सोचता है। तो इसमें मेरी कॉस्ट कुछ नहीं लगी है। ये आप भी घर पे या पेरेंट्स जो है इन्हें घर पे खुद से बना सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। इससे आप लर्निंग बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। Good morning sir, myself Prachi Singh Chahal. I am teacher in Drone International Academy. I would like share to some activities. This is a color matching activity. हम बच्चों को कलर मैचिंग का एक्टिविटी कराते हैं। हम फाइंड कराते हैं उनको पहले कलर्स की, ये येलो कलर की बॉल है, ये रेड कलर की बॉल है। बच्चे रेड कलर की बॉल को रेड सर्कल से पुश करते हैं एंड येलो कलर की बॉल को येलो कलर से पुश करते हैं। इससे उनको 2 कलर लर्न हो जाते हैं और वो अच्छे से इनको गेम के तौर पे लेते हैं और उनको बर्डन नहीं लगता है कि हम कलर याद कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ कलर मैचिंग एक्टिविटी। इसमें बच्चे को हम 4 कलर लर्न कराते हैं। पहले हम बच्चों को कलर फिल करना बता देते हैं, उनको कलर्स बता देते हैं, उसके बाद वो कलर मैचिंग करते हैं। ग्रीन कलर की बॉल को ग्रीन ग्लास पे फिल करते हैं, ब्लू कलर की बॉल को ब्लू ग्लास पे फिल करते हैं, रेड कलर की बॉल को रेड ग्लास पे फिल करते हैं, येलो कलर की बॉल को येलो। इससे उनको 4 कलर लर्न हो जाते हैं और उनको कोई बर्डन भी फील नहीं होता है। बिल्कुल गेम्स के तौर पर हमने ये एक्टिविटी बनाई है। नेक्स्ट, ये आती है काउंटिंग्स मैथ एक्टिविटी है। इसको हमने सुडोकू बनाया है ताकि बच्चों को लर्निंग में इजी लगे। 1 के बाद क्या आता है वो फिल करते हैं 2, 3 के बाद क्या आता है 4, 5, 6, 7 के बाद 8 एंड 9 एंड 10। इससे उनको 10 तक की काउंटिंग लर्न हो जाती है और उनको कोई बर्डन फील नहीं होता है, वो इजीली लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये हमने हैंड वॉश एक्टिविटी बनाई हुई है। बच्चों को ये बताते हैं कि जब भी आप गेम्स करते हैं तो आपके हैंड्स में जम्स हो जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो आपके हैंड्स गंदे हो जाते हैं, तो जम्स हो जाते हैं। उनको क्लीन करने के लिए आपको हैंड वॉश करने ज़रूरी हैं और जब वो हैंड वॉश करते हैं तो लाइक दिस आपके हैंड क्लीन हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आदाब नाजरीन, सलाम नजीबाबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ वसीम बारी और मेरे साथ हैं सलाम नजीबाबाद के एमडी आफ्ताब आलम साहब। कहा जाता है कि इस दुनिया में जब पहला इंसान आया तो उस ऊपर वाले ने उसको
एजुकेटेड बनाया और फिर उसके बाद इस दुनिया का निज़ाम उसके हाथ में दिया, तो पता ये चला कि बग़ैर तालीम के, बग़ैर एजुकेशन के इंसान नामुकम्मल है। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हमने कोशिश की है। आज हम पहुँचे हैं ड्रोना इंटरनेशनल एकेडमी में, जहाँ मालूम हुआ, हमें पता चला कि वहाँ का निज़ाम, वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी और मेयारी किस्म की चलाने की कोशिश की जा रही है और बच्चों को एक अच्छी तालीम देने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में आज हम मुलाकात करने के लिए आए हैं ड्रोना इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर वसीम अहमद बख्श साहब से, जिनसे आज हम बात करेंगे। कई मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। इस्तकबाल है वसीम अहमद बख्श साहब, आपका बहुत बहुत सलाम नजीब बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई कि आप लोग यहाँ पर आए, और बहुत शुक्रिया इस बात का कि आपने तालीम जैसे अहम मुद्दे को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी, और इन चीज़ों को समझ के आपने इदारों में आने की कोशिश करी, स्कूल्स एकेडमी में आने की कोशिश करी। और उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स इससे जागरूक भी होते हैं कि भाई एजुकेशन होती क्या है। और देखिए, एजुकेशन का एक सिंपल फंडा है कि टू स्पीक वेल, बस यही एक डिफरेंस है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वसीम भाई, मैं आपसे सबसे पहले सवाल करता हूँ कि ये जो ड्रोना इंटरनेशनल एकेडमी आखिर कब से रन कर रहा है? ये 2014 से कर रहा है, और CBSE एफिलिएटेड है हमारा स्कूल, और अभी 10th तक हम लोगों का है ये स्कूल, 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग इसे चलाते हैं। अच्छा अच्छा, ये आप इसमें डायरेक्टर हैं, और कब से ये आपके अंडर में है? ऑलमोस्ट 4-5 मंथ से मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ उसको, स्कूल को। और थोड़ा सा मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो साउथ से रहा है, और लगभग मैंने 12-13 साल साउथ में गुजारे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। तो मेरा बेसिकली इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस को मैं अपने जो क्षेत्र है मेरा यहाँ का, क्योंकि मैं रहने वाला नजीबाबाद से ही हूँ, वहाँ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरी वाइफ है, उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस है, वो नॉर्थ में भी वर्किंग रही है, साउथ में भी वर्किंग रही हैं। तो एक कॉम्बिनेशन है कि इंडस्ट्री का एक एक्सपीरियंस है, एक एकेडमिक एक्सपीरियंस है, दोनों मिलके अगर हम अपने समाज को, अपने क्षेत्र को कुछ दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को एजुकेशन लाइन के लिए चूज़ किया। इस वक्त मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस स्कूल में जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपने ज़रूर कोई फ्यूचर प्लानिंग बना रखी होगी, आखिर क्या है? देखिए, जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, ये रिमोट या रूरल एरिया होता है बेसिकली, या सेमी अर्बन में आप इसे गिन सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास कमी जो है वो कंसल्टेंसी की है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल शेयर हुआ था कि एक बहुत पुरानी मिसाल है कि भेड़ चाल, हमें भेड़ चाल नहीं बननी। यानी अपने पड़ोसी का बच्चा अगर कोई डिग्री ले रहा है, तो हम भी ये सोचते हैं कि वो डिग्री हमारे बच्चे को भी मिल जाए, जबकि बच्चे की काबिलियत के हिसाब से उसको कोर्स चूज़ करना चाहिए। एकेडमिक का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अभी क्या है कि मैंने MBA किया था 2008, मैंने गाज़ियाबाद राजकुमार गोयल से किया था। तो अगर वहाँ 120 की स्ट्रेंथ थी, और वहाँ 120 की स्ट्रेंथ में 20-25 बच्चे 2 साल में अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाए, तो वो मार्केट में क्या काम करेंगे? यानी उनका नेचर ही नहीं है इंटरेक्ट होने का। तो वो वहाँ कहीं ना कहीं कोर्स को फिर बुरा कहेंगे या स्कूल को बुरा कहेंगे। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि ये बेस है, जो मतलब एक तरीके का नींव होती है स्कूल्स, वहाँ से बच्चों की प्रतिभा को देखा जाए कि बच्चे किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उसी हिसाब से उन्हें दशा मतलब उनकी सुधारी जाए और दिशा दी जाए। बेसिकली डायरेक्शन का खेल है कि आपके स्पीड तो मैटर करती है, स्पीड के साथ अगर आप सही डायरेक्शन में जाते हैं, तो आप अपने जो भी आपकी मंजिल है उसको इजीली आप अचीव कर सकते हैं। वसीम भाई, एक क्वेश्चन मुझे इसमें करना है कि कुछ लोग पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके घर के हालात गैर मुनासिब होते हैं। ये मैं आपसे बहुत ही खुल के सवाल कर रहा हूँ इस टॉपिक पर नाजरीन की जानिब से। आपने अपने स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या बनाया है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं बता दूं कि मेरा जो फ़ीस डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है कि मैं खुद चाहता हूं कि CBSE और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई आम आदमी के घर तक पहुंचे, ऐसा मैंने कुछ डिज़ाइन किया है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ स्कॉलरशिप के लिए भी प्रावधान है कि कुछ बच्चे जो हैं, जो घर से थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, मगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनका भी मेरे इदारे में, मेरे स्कूल में, मेरे एकेडमी में जो है वो इस्तकबाल है, वो आए। कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं मेरे, वो क्वालिफाई करें स्कॉलरशिप्स में। तो कुल मिला के ये है कि मेरा बस एक ही है कि इंग्लिश मीडियम और CBSE की पढ़ाई घर घर पहुंचनी चाहिए।
एक सवाल ये बनता है वसीम भाई कि स्कूल बहुत ज़्यादा खोले हुए हैं, आपके जो एजुकेशन देने का जो एक स्टेटस जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में और औरों की प्लानिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए मैं अपने स्कूल का जो मेरा मोटो है एक तरीके का, वो ये है कि मैं परसेंटेज को ज़्यादा मायने नहीं देता। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट एक परसेंटेज बनाने की मशीन बन जाए। मैं चाहता हूँ कि उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे हम लोग एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएं आगे। यानी एक आप छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, अगर मेरे को यहाँ से बिजनौर जाना है जी। तो मैं रास्ता रट लूँ, हो सकता है 1-2 महीने के बाद उसे भूल जाऊँ, और मैं अगर खुद ड्राइव करके जाता हूँ तो एक प्रैक्टिकल वे में जाता हूँ, तो शायद मुझे साल 2 साल 10 साल वो चीज़ याद रहे। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा दूसरा जो मोटो है ये है कि उस तालीम का कोई महत्व नहीं है जो तरबियत ना दे, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं जो संस्कार ना दे, और अगर एजुकेशन आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही है तो उस एजुकेशन का भी कोई महत्व नहीं है। इस वक्त आप जो आपकी क्लासेस हैं किस स्टैंडर्ड तक हैं? 10th स्टैंडर्ड तक हम लोगों का बैच है, इस बार 10th में हमारा बैच है। बैच चल रहा है जी। उसमें जो 10th में आपके यहाँ बच्चे हैं उनके लिए आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि आपने 10th कराने के बाद वो क्या? देखिए जो भी मेरे गुरु भी रहे हैं कुछ, तो एक गुरु हमारे थे के गुप्ता सर, केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें एमडीएस में। वो कहते थे बेटा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, क्लास में कंपटीशन होना चाहिए, बच्चों का बच्चों से कंपटीशन होना चाहिए। तो इस बार मैंने क्या किया है कि अगर जो भी मेरा 10th का टॉपर रहेगा उसकी जितनी परसेंटेज रहेगी मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। यानी अगर वो 90% लाता है तो डिवाइड बाई 2 करके 45% मैं उसको उसकी फीस रिफंड करूंगा एज ए स्कॉलरशिप। और जितने भी मेरे 10th क्लास के बच्चे हैं सबको किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं फ्री फॉर्म भराऊंगा। उसका मेरा ऑब्जेक्टिव, उसका मेरा जो प्लानिंग है वो ये है, इस वजह से कि अभी तक हमने नजीबाबाद के स्कूल स्टैंडर्ड देखे हैं। जब मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा तो कम से कम वहाँ जाके वो एक्सपीरियंस लेगा कि यूनिवर्सिटी होती है, बड़ा शहर होता है, तो उसकी सोच डेवलप होगी कि इस बार अगर 11th में नहीं आया तो 100% 12th में वो मेहनत करेगा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। तो जब तक हम अपने एरिए से अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करेंगे, अपने एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमें और तौर तरीकों का पता नहीं चलता है। बिल्कुल, मैं आपके व्यू से एक बात ही समझ रहा हूँ, लेकिन एक मैं थोड़ा सवाल मेरे जहन में ये आता है कि आप भी जानते हैं कि इलिटरेसी का दौर है और बच्चों को स्कूल तक लाना बहुत आसान काम नहीं है। आखिर आपको स्कूल तक लाने के लिए क्या क्या कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। देखिए मैं बता दूं आप पेरेंट्स को आप कैसे गाइड करते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। मैंने अभी शिक्षा पंचायत करी है काफ़ी दिनों से, और मैं गांव में जाता हूं, कुछ गांव्स में मैंने विजिट करी है और मेरे स्टाफ भी मेरे साथ रहता है। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं, अपना एक बैनर भी लगाते हैं, क्योंकि एक बैनर की ज़रूरत है, लोगों को पता चलना चाहिए कहाँ से आए हैं और क्या करने आए हैं। मैं वहाँ जाके ही जागरूक करता हूँ, गांव में नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को बताता हूँ कि भाई शिक्षा के प्रति आप जागरूक हों और अच्छी शिक्षा के प्रति जागरूक हो। शिक्षा और बेहतर शिक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कुछ जगह जो शिक्षा दी जा रही है वो आपके बच्चों को सिर्फ साक्षर बना सकते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, मगर काबिलियत के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है, स्कूल को भी देना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग गांव-गांव जाते हैं, विजिट करते हैं। मेरी खुद की टीम है कि यहाँ पे स्कूल में जो पर्सनली डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करती है, लोगों से बात करती है। और कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर अपने क्षेत्र में जो गर्ल्स का एजुकेशन का है उसके लिए भी हम लोगों का कुछ प्लानिंग है आगे चलकर, उसको बहुत जल्दी शेयर करेंगे। मेरा बस इतना कहना है, शायद आउट ऑफ ट्रैक है ये बात, मगर मैं अपनी बात इजी वे में पहुंचाना चाहता हूं कि अपनी हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको डॉक्टर बनाओ मत बनाओ, क्योंकि डॉक्टर साहब से याद आया, इतना काबिल ज़रूर बना दो कि उनका आने वाले जो आपके दामाद रहें या जो भी रहें वो डॉक्टर मिल जाए उन्हें। तो इतना तो उन्हें कम से कम काबिल बना दो। और आज का माहौल के हिसाब से जो हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो बेहतर कर रही हैं, ओलंपिक भी जीत रही हैं, वो जजेस भी बन रही हैं, वो आईएएस भी बन रही हैं, वो पीसीएस भी बन रही हैं। तो जेंडर इक्वालिटी बहुत टाइम से चल रही है और आज वो शायद 2 कदम आगे बढ़ के ये कर रही हैं, और ज़्यादातर रूरल एरिया से है। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि गांव से और आसपास के क्षेत्र से एजुकेशन में ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, मेरे पास आते हैं, लोग मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले। अच्छा, इस वक्त आप नर्सरी से 10th तक कर रहे हैं, स्कूल को रन कर रहे हैं।
कैसा एक्सपीरियंस रहा अब आपके ज्वाइनिंग के बाद? मैं कहता हूँ कि अगर एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, उसमें आप अच्छे से अपना समय भी बिता सकते हैं, और कहीं ना कहीं खिदमत अगर आप मन में है आपके कि भाई आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। मेरी समझ से जितना भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, एजुकेशन से ग्रीन फील्ड कोई नहीं है। आप अगर एक बार इससे जुड़ गए ना, तो मेरी समझ से आपका दिल, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, क्योंकि आप मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, और भी उसमें जॉब्स में मिलते हैं। मगर यहाँ क्या है कि दुनिया का सबसे बेशकीमती जो दौलत है, शाहनवाज भाई हमारे हैं यहाँ पे, तो वो हमें उन्होंने एक चीज़ बताई थी मुझे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसको ही मैं मूल मंत्र बना के चल रहा हूँ, कि वो कहते थे कि वसीम भाई, यहाँ आपके पास जो है वो जो दुनिया की सबसे बेशकीमती दौलत होती है वो औलाद होती है, और वो लोग आपको दे रहे हैं। उसके साथ आप कितना जस्टिस करते हैं, उसकी एजुकेशन सिस्टम को कितना इम्प्रूव करते हैं, तो यहाँ पे भी उसका जिक्र होगा और वहाँ पे भी उसका जिक्र होगा। चलिए, बहुत इस बढ़िया। कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त जो आपका स्कूल है उसमें मैं जैसे कि आ रहा था, शायद स्कूल के आसपास कोई घनी आबादी भी नहीं है। यहाँ कहाँ के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब जगह के हैं। नजीबाबाद के भी हैं मेरे पास बच्चे, मेरे पास जटपुरे से हैं, राहतपुर से हैं, मूसेपुर से हैं, मंडावली से हैं, इवन भागो वाले से मेरे पास बच्चे हैं। लगभग 15 किलोमीटर के सराउंडिंग मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। तो आप उनको पूरा व्हीकल वगैरह जी, प्रोवाइड व्हीकल्स, कराते जी हैं? जी जी, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है अपने। ट्रांसपोर्ट, जी जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। एक मैं क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा इससे हटके कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इस बारे में। आजकल एक होड़ चल रहा है, पहले CBSE और ICSE का थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नजीबाबाद के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि CBSE और ICSE का शायद अभी कोई हार्ड डिफरेंस किसी को पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर के जितने भी कंपटीशंस हैं वो सब ICSE बोर्ड से होते हैं। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बच्चों को कौन सा चूज़ करना चाहिए बोर्ड, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं बिल्कुल बाइज्ड नहीं होने का कि मैं खुद CBSE चला रहा हूँ तो मैं कहूँ, मगर सच्चाई ये है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो आपको CBSE बोर्ड को प्रीफरेंस देनी चाहिए। अभी जो जितना भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें CBSE सिलेबस को प्रीफरेंस दिया जाता है। ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, मगर ये डिफरेंस है कि जो CBSE का पैटर्न रहता है, जो उसका सिलेबस रहता है वो प्रिसाइज रहता है, और CBSE जो है वो बेसिकली साइंस और मैथ पे ज़्यादा फोकस्ड करता है। और CBSE का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको नंबर ऑफ़ स्कूल्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। सपोज़ आपका बच्चा यहाँ पे 8th क्लास CBSE या 9th क्लास 10th क्लास तक CBSE किया है, अब आपका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली, तो आपको नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो CBSE के हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, तो इजीली वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर सकता है वहाँ पे। तो CBSE का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है। CBSE हाँ, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं, अभी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि जितनी भी कंपटीशंस हैं, जी, हाई लेवल के कंपटीशन है, सारे का CBSE बेस पे ही डिपेंड करते हैं। तो बेस्ट मैं समझता हूँ आपके नज़दीक CBSE ही ज़्यादा बेस्ट है। जी। और कुछ थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में, क्योंकि हम आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं इस ख़ास तौर से इस टॉपिक पर, आप इसके डायरेक्टर भी हैं, आखिर कुछ ऐसी प्लानिंग जो कि बच्चों को गाइड कर सकें? जी, एक्चुअली एक तो मैं सबसे पहले ये मेरी रिक्वेस्ट एज ए पेरेंट और एज ए पेरेंट्स से मैं करना चाहूँगा कि बच्चों को परसेंटेज बनाने की मशीन ना बनाएं, बिल्कुल जी, उनको अननेसेसरी प्रेशर ना करें। अभी मैंने हमारा सेशन CBSE का 1 अप्रैल से शुरू है, तो उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे बुक्स को लेकर, मगर मैं ये चाहता हूँ कि पहले बच्चा उस कल्चर को अडॉप्ट कर ले। यानी स्कूल जो है उसका सेकंड होम होता है, तो स्कूल को स्कूल की तरीके से नहीं चलाना चाहिए। यानी आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूल्हा है, गर्मी है, उसने शेरवानी भी पहन ली, नए जूते भी पहन लिए, तो परेशानी घूमेगा। मैंने अपने सेशन में अभी जो मेरे न्यू एडमिशन हुए नर्सरी के, मैंने विदाउट यूनिफॉर्म बुला रहा हूँ मैं उन्हें, आप घर के कपड़ों में आइएगा, क्योंकि पहले आप कंफर्टेबल हो जाइए। स्कूल से एक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए टीचर से और स्कूल से। एक गुरु और शिक्षक में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, हम एक मानते हैं, एक गुरु और शिक्षक आज का शिक्षकों की तादाद ज़्यादा है, गुरुओं की कम है। शिक्षक क्या होता है कि वो आपसे पैसा लेता है, एक सूचना होती है उसके पास जो आपको दे देता है। गुरु का जो रुतबा है, जो उस्ताद बोलते थे, उनका बहुत बड़ा है,
वो अपने अनुभव से, उन्हें लालसा नहीं होती है। तो हम लोगों का जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, तो मेरे पेरेंट्स से ये कहना है कि आप परसेंटेज बनाने की मशीन ना समझें बच्चों को, अननेसेसरी प्रेशर ना करें, उनको देखें कि वो किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। भाई छोटा सा एग्जाम्पल आप समझिए कि जावेद हबीब साहब हैं, आज लाखों रुपए की सेमिनार करते हैं, तो आप डिफरेंट है। तो आप एजुकेशन तो लें, एजुकेशन के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एज एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड है रोहित अग्रवाल, मेरे साथ MBA किया था, आज बेहतरीन बिजनेस करते हैं नजीबाबाद में, और भी लोग हैं। तो आप जो फील्ड चूज करें उस फील्ड के हिसाब से आप कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ कंसल्टेंसी का मसला है सर। मुझे अभी 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में सोचते कि आपका को जवाब पूरा हो, मैं कोशिश करता हूँ। आजकल कोर्स बहुत ज़्यादा होने लगा है। पहले ऐसे होता था कि एक छोटी सी थैली में या एक छोटे से बैग में, हम लोगों को भी याद है कि वो चल दिए, लेकिन आजकल बहुत बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। जी, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बहुत ज़्यादा हैवी बैग ले जाना पड़ रहा है। हाँ जी, एक्चुअली मैंने अभी अपनी स्कूल की मैं बात करता हूँ, तो अगर आप मेरा मैसेज देखेंगे तो नो बुक पॉलिसी चला रखी है मैंने। अच्छा, अभी जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। बच्चों को मैं राइम्स वगैरह, ये जो भी मैं यहाँ पे नए बच्चों को सिखा रहा हूँ, जो भी एजुकेशन सिस्टम है उस हिसाब से। मगर ये बात बिल्कुल आपने ठीक किया है कि बच्चों को अननेसेसरी हमें बर्डन नहीं देना है, उसके मैं भी खिलाफ हूँ कि सिर्फ 5-10 किलो का बैग उनका हो जाए और उनकी गर्दनें झुक जाएँ, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। डॉक्टर साहब, मैं खुद खिलाफ हूँ उसके। जी। तो मेरा खुद मानना ये है कि बच्चों का जो सिलेबस होना चाहिए थोड़ा सा प्रिसाइज होना चाहिए, उनसे कनेक्ट करना चाहिए बेसिकली। गार्जियंस बहुत खुश होंगे मेरे आने वाली इस सवाल से, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि जिनकी दिलों में तो सभी के है, लेकिन लबों पे नहीं आ पा रहा, ज़बान से नहीं निकल पा रहा। ये कई साल से कुछ लोगों की शिकायत है और हम मैनेजमेंट से बात नहीं कर रहे हैं। वसीम साहब से बहुत खुल के बात हो रही है इस टाइम, इस टॉपिक एजुकेशन के मुद्दे पर। क्वेश्चन ये है कि सर, हर साल सिलेबस और कोर्स पूरा चेंज क्यों हो जाता है? अभी ऐसा होता था आपके और हमारे वक्त में, शायद याद होगा कि हमारे भाई ने, हमारी बहन ने 5th क्लास का कोर्स लिया, हम जो है 3rd में हैं, तो अब उसको 5th में हमारा उसका काम आ जाता था। हर साल कुछ ना कुछ बुक्स चेंज होती हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं समझता हूँ लाखों लोगों का है जो बेचारे लाइन में लगे हुए हैं बुक्स लेने के लिए, और आजकल कोर्स की बड़ी भरमार चल रही है। इसके बारे में ज़रा मुझे थोड़ा सा खुलासे के साथ बताइए। देखिए, अगर आप सिर्फ कोर्स की बात ना करें, आप ट्रेंड की बात देखिएगा। ट्रेंड की बात ये देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पहले जो ट्रेंड चेंज हो जाता वो लगभग 10 से 15 साल में। अगर आप फैशन की भी बात करेंगे तो फैशन भी 10 से 15 साल में चेंज हो जाता था। अभी मार्केट जो मूव करती है वो मैक्सिमम 3 इयर्स में करती है। आप कोर्स की बात मत करिए, आप टेक्नोलॉजी बेसिस पे करिएगा। कितने मोबाइल आपके 1 साल में आते हैं और अपडेट होते हैं, और उस हिसाब से मैं फैशन की बात करी, फिर टेक्नोलॉजी की बात करी, उसी हिसाब से कोर्सेज की भी है कि नई नई चीज़ें का इनोवेशन होता है, नई नई चीज़ें आती हैं। यानी आज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं 6 महीने के बाद बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाता है उस चीज़ का, 1 साल के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि स्कूल्स ये चाहते हैं कि कोर्स चेंज हो, ये उनके लिए भी हेडेक है। और स्कूल्स के पेरेंट्स से ज़्यादा, पेरेंट्स तो सिर्फ वहाँ पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, मगर यहाँ हम एक सिस्टम चला रहे हैं। सिस्टम चलाने के साथ साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग है। यानी उन्होंने पिछले साल जो कोर्स पढ़ाया है वो अब नया कोर्स पढ़ाएंगे, मगर ये थोड़ा सा ट्रेंड ये है कि वक्त के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें नई आती हैं, उन नई चीज़ों को सिलेबस में डालना पड़ता है, उन उसके हिसाब से जो है उस ट्रेंड्स को रिलेट करना पड़ता है। ये एक मसला है, ये यूँ कहूँ, ये वक्त का तकाज़ा है। वक्त का तकाज़ा है सर। चलिए, बहुत अच्छी आपसे हमारी गुफ्तगू रही है। और एक आखिर में आपसे मैं कहूँगा, क्योंकि आप एक इतना बड़ा इदारा संभाल रहे हैं, ड्रोना इंटरनेशनल एकेडमी, कुछ अपने नाजरीन से या उन बच्चों के गार्जियन से कुछ आप अगर लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो शेयर कीजिए। जी, देखिए, मेरा सिर्फ कहना ये है आप लोगों से कि मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, टू स्पीक वेल। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी पे चलता है। आपका बोलना और आपका बेहतर बोलना, यही तालीम की बेस होती है। तालीम सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, यानी आप 75% लिया है, 80% लिया है, 90% लिया है, तो वो एलिजिबिलिटी आपकी शो करती है, इंटेलिजेंसी शो नहीं करती है। इंटेलिजेंसी शो करती है, जैसे सपोज़ मैंने MBA के बाद जॉब करा तो मैं एलिजिबल हुआ क्योंकि मैं MBA था, मेरी परसेंटेज थी, मैं कंपनी में गया,
तो मैंने वहाँ पे एंट्री किया, मेरी जॉब लगी है। उसके बाद मेरे अंदर क्या है, कितना स्पार्क है, कितना इंटेलिजेंट हूँ, वो मेरी जॉब को आगे ले जाता है। तो मेरा कहना ये है कि बच्चों को आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है हमारा भी, और आप भी करिएगा। सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उनको सिर्फ बुकिश नॉलेज से मतलब नहीं होना चाहिए कि किताबी कीड़ा हमें बनाना है। मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि किताबी कीड़ा बनाओ और उनको रटवा दो सब चीज़ें, और वो एग्ज़ाम में जाके उस चीज़ को एक तरीके का उगल दें कि भाई आज आपने रटा और एग्ज़ाम में जाके उगल दिया। एक तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। दूसरी ये है कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्स में बढ़ावा दें। स्कूल से भी, सब स्कूल से मेरी रिक्वेस्ट है साथ में कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल को किताबों से बांध के रख दें, और अगर बच्चा कुछ और एक्टिविटी में है तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, एक बेहतर तरीके से आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वहाँ बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट में सिर्फ मेरा कहना ये है कि ज़िंदगी में इतना काबिल बन जाओ कि किताब लिख दो, इतने भी ना बनो तो इतना बन जाओ कि किताब पढ़ लो। अगर वो भी ना कर पाओ तो उनके पास बैठना शुरू करो जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं या लिखी। बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे थे और इस एजुकेशन के मुद्दे पर वसीम अहमद बख्श साहब से, और हमारा प्लानिंग भी यही, हमारे चैनल की प्लानिंग भी यही है कि हम लोग ऐसे इदारों में जाएं जो तालीम को एक मेयार तक पहुंचाना चाहते हैं। उस मेयार तक जो एक हमारी पेरेंट्स की, हमारे वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस जहां हमसे हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चा और हर बच्ची पढ़ा लिखा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करे, लेकिन उसके अंदर एक ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा ज़रूर आ जाता है। उससे अपने बड़ों और बच्चों के साथ रहन सहन का सलीक़ा आ जाता है। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम माओं से कि जो अपने बच्चियों को तालीम याफ्ता कर रही हैं, क्योंकि एक माँ जो है पूरी एक नस्ल को डील करती है। उसके बच्चे उसके ऊपर डिपेंड होते हैं कि उसको किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। सिर्फ पढ़ाई से, सिर्फ मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ नौकरियाँ ही सब कुछ नहीं होती, जॉब सब नहीं होती। इंसान से इंसान की ज़िंदगी गुजारने का उसके पास एक सलीक़ा आता है, उसको एक होश आता है, तमीज़ आती है कि उसको इंसानियत, उसके अंदर एक कूट कूट कर इंसानियत बढ़ती है। अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार, अच्छे मामलात का इंसान बनाना हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी बच्चों और बच्चियों को जहाँ भी हो सके, मैं ये नहीं कहता कहीं के वहाँ, लेकिन जहाँ भी हो सके, लेकिन बच्चा तालीम याफ्ता ज़रूर होना चाहिए। इस चीज़ का आप अहद करें, क्योंकि हमारा घर रोशन तभी हो सकता है जब हमारे घर का निज़ाम एक तालीमी निज़ाम हो, एजुकेटेड निज़ाम हो। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अहमद बख्श साहब, आपने हमारे चैनल के लिए कुछ वक्त निकाला। हम आपके एहसानमंद हैं, ममनून हैं, मशकूर हैं। फिर इसी तरीके से किसी न किसी और एजुकेशन इदारे के अंदर हम जाएंगे, वहाँ के निज़ाम को देखेंगे, और यहाँ भी हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ की कुछ क्लासेस में, क्योंकि हमने जब इस बात को उठाया है कि यहाँ का निज़ाम कैसा है, आपको भी दिखाएंगे कुछ बच्चे किस तरीके से यहाँ तालीम हासिल करते हैं। इस प्रोग्राम को उन्हीं के साथ हम उसको इख्तिताम करेंगे, और आप इसी भी तरीके से शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से शायद हम लोग बाहर अभी नहीं जा सकते, क्लासेस चल रही हैं। फिर कभी इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे और किसी और इदारे की तरफ रुख करेंगे, और आपसे फिर हमसे कहेंगे कि तालीम ज़रूर हासिल कराइए अपने बच्चों को, ताकि वो इंसान पूरी तरीके से बन सकें। इसी अल्फाजों के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।